गुड आफ्टरनून दोस्तों। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट कमिटीज के बारे में। तो ये कमिटी जो होती है वो कमिटी किसके लिए होती है, इसका क्या काम होता है, क्या ये कंपनीज एक्ट या किसी और एक्ट में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, यदि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है तो किसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्या जिनके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इसके अलावा दूसरे ये कमिटी नहीं बना सकते हैं। ये इन सारे प्रोविजंस पे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये चीज समझ लें कि जो भी ये कमिटीज है, ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज एक्ट में जिसके बारे में चर्चा की गई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पहले, और इसके अलावा भी कुछ कमिटीज ऐसे हैं जिनको के बारे में हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जो है सो हम पहले जान लें कि वो कमिटीज कौन कौन है, फिर उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चार कमिटी ऐसी है जो जिसके बारे में कंपनीज एक्ट में मैंडेटरीली कुछ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, ये बताया गया है, और उसके बारे में फिर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे हम। वो चार कमिटी कौन कौन से हैं? तो चार कमिटी जो है वो है सेक्शन 177, सेक्शन 178 वगैरह में जो दे रखा है। वो चार कमिटी कौन कौन है? पहला है सेक्शन 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज कमिटी, दूसरा है 177 में ऑडिट कमिटी, तीसरा है जो अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन कमिटी, और चौथा जो है वो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी है। तो ये चार कमिटी जो है, और इसके लिए हमें तीन सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का पढ़ना है। वो सेक्शंस है सेक्शन 135, सेक्शन 177 एंड सेक्शन 178। ये तीन सेक्शन है। इनके अलावा कुछ कमिटी ऐसे भी हैं जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली लिस्टेड कंपनी या बड़ी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उन्हें बनाना होता है। तो वो कमिटी कौन कौन से हैं? इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट अफेयर्स कमिटी, इन्वेस्टमेंट कमिटी एंड एथिक्स कमिटीज। इसके अलावा भी यदि है तो रिस्क, कुछ पॉलिसीज होता है तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट कमिटी भी होते हैं। उसके बाद जाके जो है सो जो वुमेन्स हरासमेंट कमिटी है उसके लिए भी जो है सो बनाए जाते हैं, जो वुमेन्स हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। तो ये सारे डिफरेंट कमिटीज होती हैं जिसको कि जो है सो यहाँ पे कंपनीज एक्ट में और कुछ वॉलंटरी कहा गया है कि उन कमिटीज के लिए का कॉन्स्टिट्यूशन कंपनीज करती है। तो आइए हम अब एक के बाद एक सारी कमिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चार मैंडेटरी कमिटी है, जिस चार कमिटी के बारे में कंपनीज एक्ट में चर्चा की गई है, लिस्टिंग एग्रीमेंट में भी चर्चा की गई है, और गवर्नमेंट कंपनीज पे एप्लीकेबल डीपीई गाइडलाइन में भी चर्चा की गई है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं कर रहा हूं ऑडिट कमिटी की। तो हमने पहले ही कहा था कि ये सभी पे एप्लीकेबल है या किस पे एप्लीकेबल है, ये हम देखेंगे। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी की क्यों देखें, तो ये एप्लीकेबिलिटी किसके पे होती है? सारी लिस्टेड कंपनीज पे, जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होंगी उन सभी कंपनीज पे ये इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। उन सभी सारी लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को ऑडिट कमिटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। दूसरा इसके बाद क्या है? पब्लिक कंपनी यानी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में वो है जिनका की शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होता है, या तो टर्नओवर उनका 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या having aggregate outstanding loans, deposits and debentures exceeding ₹50 crore or required to constitute audit committee। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बेसिकली यदि लिस्टिंग के बेस पे देखते हैं तो लिस्टेड और अनलिस्टेड, तो जो लिस्टेड कंपनीज होंगी, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज होगी, उन पे तो ये एप्लीकेबल है ही, चाहे ना उससे उनका मतलब सिर्फ यदि वो स्टॉक एक्सचेंज में उनके सिक्योरिटीज लिस्टेड है तो वो लिस्टेड कंपनी कहलाते हैं। और जो भी लिस्टेड कंपनीज है, ना हमें उनका पेड अप कैपिटल देखना है, ना हमें उनका टर्नओवर देखना है, ना हमें उनका लोन डिपॉजिट देखना है। तो इन सारी जो भी लिस्टेड कंपनी होगी, सिर्फ उसके लिस्टिंग हो जाने की वजह से, लिस्टेड हो जिसके सिक्योरिटीज के लिस्टेड हो जाने की वजह से उन पे ऑडिट कमिटी का मैंडेटरी प्रोविजन एज पर सेक्शन 177 एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है
उसमें हम 3 क्राइटेरिया है, उन 3 क्राइटेरिया में से किसी एक में यदि वो फॉल करते हैं तो उन पे क्या होगा, उन पे ये एप्लीकेबल हो जाएगा ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या क्या है, यदि उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, यदि या तो बाकी चीज कुछ भी ना हो, लेकिन यदि उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो गया है तो उसको ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यदि उनका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस पे भी जो है सो यहाँ पे उनको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। यदि उनका आउटस्टैंडिंग लोन्स, डिबेंचर्स या डिपॉजिट ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस केस में भी इन्हें ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि ये हमने देख लिया कि किनको बनाना पड़ेगा ऑडिट कमेटी मैंडेटरीली। अब इस ऑडिट कमेटी का कंपोजिशन क्या होगा, तो कंपोजिशन जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट क्या क्या चीज कहता है, तो सिंपली ये चीज हम समझेंगे कि 3 डायरेक्टर तो होने ही होने चाहिए। 3 डायरेक्टर होंगे जिसमें मेजोरिटी किसका होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है। आप जानते हैं या आगे जानेंगे कि डिफरेंट टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, जिसमें कि बेसिकली देखें तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव जो कि पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव में भी बेसिकली 2 होते हैं, पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर, पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। तो पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो ऑडिट कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो होंगे इसमें क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और मिनिमम 3 जो है सो इसमें डायरेक्टर होने चाहिए। दूसरी बात कहता है क्या, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमेटी जो होगा या और मेंबर्स जो उसके होंगे, ही मस्ट बी एबल टू रीड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो ऑडिट का काम है बेसिकली आप देखते हैं ऑडिटर बनता कौन है। ऑडिटर जो है वो जो सिंपली ऑडिटर के हैं तो हम किसे बनाते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, दे आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। सिंपली ऑडिटर मींस कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात होती है या इंटरनल ऑडिटर में भी उन्हें अपॉइंट किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर में तो कॉस्ट अकाउंटेंट भी आते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज भी आते हैं। तो ऑडिट कमेटी की जो बात यहाँ पे कह रहे हैं तो ये यहाँ पे क्या चीज है, ये इंटरनल या स्टैट्यूटरी की बात नहीं है, ये बिल्कुल अलग एक कमेटी बनती है। तो ही मस्ट हैव नॉलेज, यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं किया गया हुआ है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरी हो या फाइनेंस मैनेजमेंट से MBA किए हुए हो, ऐसा नहीं है। बट ही मस्ट हैव नॉलेज रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना और समझना आता हो। ये तो बात हो गई किसकी, तो ये बात हो जाती है कंपनी की। अब सेबी LODR 15 क्या कहता है, वो ये चीज कहता है कि जो 3 डायरेक्टर हैं उसमें मिनिमम जो होंगे वो 3 डायरेक्टर होंगे। ऊपर भी कहा गया हुआ है तो कंपनी एक्ट में भी कहा गया। तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात यदि बात करें तो वो तो सेम है, लेकिन यदि यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कंपनी एक्ट में क्या कहा गया था कि 2/3 मेंबर जो है, सॉरी 1 मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है परसेंटेज को। ये कहता है क्या कि मिनिमम 2/3 नंबर ऑफ मेंबर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। देखिए यदि ये 3 डायरेक्टर की बात करें कि 3 डायरेक्टर का जो है कॉन्स्टिट्यूशन, तो दोनों में सेम ही होगा। लेकिन वहीं पे यदि 5 की बात करते हैं तो 5 में क्या होगा, 5 में मेजोरिटी कितना होगा, 3 होगा। और 2/3 5 की बात करें तो 5 × 10/3 3 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ भी ठीक ही है। यदि 7 की बात करें तो वहां पे 4 होगा। यानी कि यहाँ पे इस हिसाब से तो मेजोरिटी जो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। यदि 9 डायरेक्टर की बात करें तो वहां भी ठीक है। यदि आप 12 डायरेक्टर की बात करते हैं या 11 डायरेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे 6 होंगे। और 11 का 2/3 निकालेंगे तो 22/3 वो 7 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज है कि ये नंबर अब बढ़ना शुरू हो जाता है। यूजुअली इतना बड़ा ऑडिट कमेटी जो है सो बहुत कम बनते हैं, लेकिन एक जो प्रोविजन है उस चीज के लिए मैंने आपको बताया। All members should be financially literate and at least one member shall have accounting or related financial knowledge। देखिए यहाँ पे भी एक डिफरेंस है। वहां पे कह रहा है कि सभी को फाइनेंशियली लिटरेट होना चाहिए, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता हो। यहाँ पे क्या चीज कह रहा है, one member shall have accounting or related financial management expertise। तो एक्सपर्टाइज का डिसीजन किससे होता है, वो डिग्री, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस या वर्क प्रोफाइल से ही होता है। तो नॉर्मली वर्क प्रोफाइल में उसी क्वालिफिकेशन के लोग जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज है कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक जो है सो सेबी LODR है और कंपनी के थोड़ा सा जो है सो वाइड रखा हुआ है, थोड़ा सा ब्रॉड इसका कंसेप्ट है।
ऑडिट कमिटी का फंक्शन क्या क्या है? ऑडिट कमिटी के फंक्शन की बात करें, टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन एंड टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, टू एस्टैब्लिश अ विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी। विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी होता किस चीज के लिए? तो विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी को यदि हम शॉर्ट में समझें तो ये इस चीज के लिए होता है कि विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी जो बनाया जाता है वो जो सीनियर डायरेक्टर ऑडिटर, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं या डायरेक्टर होते हैं, यदि उन्हें कोई ग्रीवांस है तो उस चीज को डील करने के लिए विजिल मैकेनिज्म पॉलिसी बनाई जाती है। टू कॉल फॉर रिमार्क्स ऑफ द ऑडिटर्स अबाउट द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑल द At the annual general meeting, the chairman of the committee should be present to answer the shareholders' inquiry. सिंपल सी बात है कि यदि कोई क्वेरी होती है शेयर होल्डर्स की तो जो ऑडिट कमेटी, क्योंकि ऑडिट कमेटी जो है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड भी होते हैं, एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट भी अप्रूव भी किया जाता है। तो यहाँ पे यदि शेयर होल्डर्स की और एजीएम शेयर होल्डर्स की ही मीटिंग होती है, यहाँ पे भी ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होंगे, इनफैक्ट मेंबर भी प्रेजेंट होंगे, तो ये लोग होंगे और यहाँ पे जो चेयरमैन है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो शेयर होल्डर्स की कोई भी क्वेरी है तो उसे रिजॉल्व करेंगे। To discuss any issue related to internal and statutory auditors and the management of the company. Next है nomination and remuneration committee. Nomination and remuneration committee की बात करें तो जैसे applicability की बात करते हैं तो जो applicability का प्रोविजन हमने पीछे देखा ऑडिट कमेटी के लिए वही प्रोविजन यहाँ भी है, यानी कि टू ऑल लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़ एंड यानी कि हर जगह और है कि या तो उनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ हो, या तो उनका टर्नओवर 100 करोड़ हो जाए, या तो उनका आउटस्टैंडिंग लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर, डिपॉजिट ये सब जो है एग्रीगेट ये 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। इन तीनों में से किसी में भी यदि ये फॉल करते हैं तो इन्हें नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे कहता है मिनिमम ऑफ 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आउट ऑफ व्हिच 2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वहां पे क्या कह रहा था, वहां पे भी यही चीज बात कर रहा था कि 3 जो है सो डायरेक्टर होंगे जिसमें से मेजोरिटी वहां पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात कर रहा था। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि 3 में से 2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे और वहां पे चेयरपर्सन की बात नहीं कही गई थी कि कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा या नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि चेयरपर्सन जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही होना है। तो अब ये हमने देखे आप कि एप्लीकेबिलिटी जो है उस चीज की बात करें तो वो यहाँ पे चेंज जो है एक ही जैसा है, जबकि यहाँ पे जो है सो यदि कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन ऑडिट कमेटी में क्या कह रहा था, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, सिंपली यहाँ पे 3 डायरेक्टर्स कह रहा है और मेजोरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, जबकि यहाँ पे क्या चीज कह रहा था कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यानी कि ऑडिट कमेटी में जो फुल टाइम डायरेक्टर है, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है वो भी हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे क्या है कि 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे। यहाँ पे कहता है 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, वहां पे मिनिमम 3 जो कह रहा है, वहां पे क्या कह रहा है 3 आउट ऑफ व्हिच, वहां पे क्या कह रहा है मेजोरिटी होंगे, तो इनडायरेक्टली तो वहां भी 2 हो ही जाएंगे। चेयरपर्सन की बात यहाँ पे कह रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, वहां पे चेयरपर्सन के बारे में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया था। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन जो है इनका नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेस प्लान फॉर द डायरेक्टर्स, कि भाई सीधी सी बात है कि ये डायरेक्टर रिटायर होंगे तो फिर दूसरा कौन आएगा, इसका सक्सेशन प्लान भी इन्हीं का काम है। टू रिव्यू द एलिमेंट्स ऑफ द रेम्युनरेशन पैकेज, स्ट्रक्चर ऑफ रेम्युनरेशन पैकेज, तो जो भी सीनियर मैनेजमेंट्स हैं इनके रेम्युनरेशन पैकेज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। टू रिव्यू द चेंजेस टू रेम्युनरेशन पैकेज, टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, सेवरेंस फी, requirement and termination policies and procedures. To recommend the shortlisted candidates who are qualified to be director and who can be appointed in senior management. The committee is authorized to seek information about any employee and the management is directed to cooperate. The committee can be present at the general meeting to answer the shareholders' queries. तो यहाँ पे देखेंगे यदि आप ऑडिट कमेटी के कंपेयर में
नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी को करेंगे तो इनका रोल थोड़ा सा अलग भी होता है और थोड़ा सा वाइड भी होता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन, ऑडिट कमेटी का जो रोल है उनका है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड होता है, जबकि इनका रोल क्या चीज होता है, इनका रेम्युनरेशन और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होता है। तो यानी कि आप ये चीज कह सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा क्या होंगे, तो एचआर से रिलेटेड होंगे और थोड़े थोड़े फाइनेंस से रिलेटेड होंगे और ज्यादा ये एचआर से रिलेटेड होंगे। तो जिस तरह से एक कंपनी सेक्रेटरी होता है उसके पास एचआर से भी रिलेटेड चीजों के जो है वर्क प्रोफाइल हुआ करता है, कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी देते हैं, कई बार वो फाइनेंस भी देख सकता है। तो ये चीजें इसी तरह से इनका काम होता है, दोनों के बीच के ये लिंक होते हैं, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी को भी कई बार बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये सेक्शन 178 में इसकी बात की गई है। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, सिंपली ये चीज आप देख रहे हो कि शेयर होल्डर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं। यहां पे क्या कह रहा है, ए कंपनी व्हिच होल्ड्स 1000 नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिट होल्डर्स एंड एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो किस पे एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहां पे क्या है कि यदि किसी कंपनी में 1000 या ज्यादा स्टेक होल्डर होंगे, और वो स्टेक होल्डर कौन कौन हो सकते हैं, किसी भी तरह के सिक्योरिटी होल्डर, जैसे कि वो शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर होंगे तो इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, वो डिवेंचर होल्डर भी हो सकते हैं, वो डिपॉजिट होल्डर भी हो सकते हैं। यानी कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी होल्डर जो होंगे उन सभी को कैलकुलेट करो और वो सभी मिलाकर के यदि 1000 से ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, जो कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 178 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। अब यहां पे बात करें कि रेगुलेशन जो है, एज पर द रेगुलेशन द कमिटी शैल मीट एट लीस्ट वंस इन अ ईयर। इनकी मीटिंग की बात करें तो कम से कम इन्हें एक बार मिलना चाहिए। चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर ऑफ द कमिटी ऑथराइज्ड बाय हिम बिहाफ शैल अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो इनका ये कमिटी जो है ये जनरल मीटिंग से, यदि चेयरपर्सन हो तो वो करेंगे, नहीं तो ये जिनको ऑथराइज करें वो इसको अटेंड करेंगे। और फंक्शंस ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, the committee shall resolve complaints related to transfer, transmission of shares, non-recipient of annual report and non-receipt of any dividends। यानी कि सीधी सी बात है कि इनका जो है सो उन शेयर होल्डर्स का जो है सो स्टेक होल्डर्स का है कि यदि किसी को डिविडेंड नहीं मिला है, यदि किसी का जो है सो डिवेंचर होल्डर है या शेयर होल्डर्स है, यदि किसी तो उनका यदि जो है सो नॉमिनेशन नहीं हुआ है, यदि किसी का नाम ट्रांसफर होना है, ट्रांसफर नाम नहीं हुआ है, तो ये जो सारी चीजें होती है, ट्रांसफर ऑन द बेसिस जो होता है, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन दोनों ही चीजें होती है। तो ये सारी चीजें यदि किसी सिक्योरिटी होल्डर का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नाम नहीं चढ़ा है या रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में नाम नहीं चढ़ा है, जो भी कुछ है, तो उन सारी चीजों को रिजोल्व करना, देखना इनका काम है। अब इनके कंपोजिशन की बात करें तो यहां पे क्या कहता है, एलओडीआर क्या चीज कहता है कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। देखिए यहां पे कंपनीज एक्ट ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कंपनीज एक्ट कहता है कि भैया जैसा बोर्ड डिसाइड करे ऐसा जो है सो कमेटी का कंपोजिशन हो सकता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी एलओडीआर 2015 क्या कहता है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, जिनमें से एटलीस्ट 1 बीइंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी मेंबर्स ऑफ द कमिटी। यानी कि जैसे वहां पे हमने कहा था कि अभी हम लोग देखेंगे कि ऑडिट कमेटी के बारे में या रेम्युनरेशन कमेटी के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे कि वहां पे कंपोजिशन क्या था, तो वहां पे कंपनीज एक्ट ने मेंशन किया हुआ था कि कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। और रेम्युनरेशन कमेटी में क्या कहा कि मेजॉरिटी कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे, 2 डायरेक्टर जो है सो उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। एलओडीआर क्या कह रहा था उसके लिए कि वहां पे कह रहा था कि कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और 2/3 जो नंबर होंगे वो उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। यहाँ पे क्या चीज कह रहा है, कंपनीज एक्ट तो साइलेंट है, कहता है बोर्ड को जैसी मर्जी चाहे वैसा कमेटी बना ले, लेकिन एलओडीआर कहता है कि कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और एक यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। वहां पे क्या था कि 2/3, यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे चीज क्या है कि आपको ये चीज रहेगा। अब यहाँ पे कहता है इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर इक्विटी शेयर्स, कम से कम 2/3 ऑफ द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि जो रेम्युनरेशन कमेटी की बात थी या जो कि ऑडिट कमेटी की बात थी, वहां पे जो कह रहा था कि 2/3 मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते थे एज पर एलओडीआर, वो यहाँ पे कहता है कि यदि किसी कंपनी के पास एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको 2/3 मेंबर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। चेयरपर्सन की बात फिर करें यहाँ पे तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। एजीएम में प्रेजेंस होना इनका चेयरमैन का या इनके मेंबर का जरूरी है। चेयरपर्सन ऑफ स्टेक होल्डर्स रिलेशन कमेटी इन हिज एब्सेंस एनी मेंबर शैल अटेंड एजीएम, ये सेक्शन 178 में भी कहा गया है, पहले भी हम देखे हैं। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मीटिंग, तो ये मीटिंग जो है कहीं भी एक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 1 जो है वो कहता है कि कमिटी शैल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ और एनी अथॉरिटी और एज स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड। एटलीस्ट 1 ही नहीं है तो लिस्टिंग एग्रीमेंट जो है एलओडीआर जो है वो कहता है कम से कम एक बार तो मिल लो भैया। कोरम फॉर द मीटिंग, कोरम कितना होगा? कोरम यानी क्या? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो कोरम इस मीटिंग के लिए क्या चीज होगा? वैसे तो इसमें एक्ट में कुछ कहा नहीं गया हुआ है, ना ही आर्टिकल, और एक्ट में यदि आर्टिकल में भी नहीं कहा गया हुआ है, कोरम ऑफ मीटिंग जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगी उसे मान लिया जाएगा। यदि स्पेसिफाई नहीं किया गया हुआ है तो वहां पे क्या चीज होगा कि सभी मेंबर जो होंगे वो यहाँ पे मीटिंग में ये कोरम माने जाएंगे। फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, इनका फंक्शन क्या है? द कमिटी शैल रिजॉल्व कंप्लेंट्स रिलेटेड टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ये भी हमने पीछे भी देखा। नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड्स, जनरल मीटिंग और इशू ऑफ न्यू शेयर वारंट्स, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स, न्यू स्प्लिट कंसोलिडेशन, ये जितने भी चीजें की है। रिव्यू ऑफ मेजर्स टेकन फॉर इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट्स बाय शेयर होल्डर्स, रिव्यू ऑफ एडहेरेंस टू द सर्विस standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the registrar and share transfer agent। तो ये सारी चीजें इनका क्या होता है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का है। नाउ द लास्ट कमिटी दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इसमें क्या चीज कहता है कि किन कंपनीज पे लगेगा? यहाँ पे भी भैया ना पब्लिक ना प्राइवेट ना लिस्टेड ना अनलिस्टेड, यहाँ पे तो बात करते हैं किस चीज से? टर्नओवर की वाली बात करते हैं। जैसे कि पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सिर्फ टर्नओवर, वहां पे नेटवर्थ नहीं था, वहां पे पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग की बात की गई थी 10, 100 और 50। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आपका पेड अप शेयर कैपिटल एक चीज मिलता है, दूसरा है टर्नओवर वो चीज मिलता है, तीसरा क्या डिफरेंस है? वहां पे आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे नेटवर्थ की बात की गई है। सॉरी, नेटवर्थ तो हमने नेटवर्थ की बात की गई है, तो नेटवर्थ तो हमने देखा। टर्नओवर देखेंगे तो वहां पे पेड अप था, यहाँ पे पेड अप नहीं है। वहां पे आउटस्टैंडिंग लोन्स बोरोइंग्स था, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है? टर्नओवर है, नेटवर्थ है और नेट प्रॉफिट है। तो वहां पे नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट उन कमिटीज के लिए नहीं था, उन दोनों कमिटीज के लिए। तो यहाँ पे यदि बात करें तो कहता है क्या कि नेटवर्थ कम से कम कितना होना चाहिए? 500 करोड़ और मोर। टर्नओवर की बात करें तो 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5 करोड़ और मोर। यानी कि टर्नओवर, इसको ऐसे भी हम रख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़ एंड टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर। तो ये जहां पे होगी वहां पे सीएसआर कमेटी कंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। कंपोजिशन इसका क्या होगा? वही मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, और जैसा कि एलओडीआर में कहता है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, किसमें? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी में। वैसे यहाँ पे कहता है कि 3 डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे कम से कम एक होना चाहिए। फंक्शन इनका क्या है? इनका काम बिल्कुल कंफाइंड है, ये सीएसआर से रिलेटेड का काम है कि ये सीएसआर से रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे, उसका मॉनिटरिंग देखेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, बोर्ड से अप्रूवल लेंगे, उसके एक्सपेंडिचर पूरे हो रहे हैं कि नहीं, खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। यदि अनस्पेंट अमाउंट है तो अनस्पेंट सीएसआर अनस्पेंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर विद इन टाइम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो क्या टाइम पीरियड है, कि यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो 2021 के बाद ये भी चीज कहा गया होता है कि नॉन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उस केस में विद इन 6 मंथ्स में और उसे आपको जो है सो ये ट्रांसफर करना होगा सीएसआर अनस्पेंट अकाउंट में। यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो वहां पे 30 डेज का टाइम दिया गया हुआ है कि आपको जो है सो वहां पे इसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा कि यदि यहाँ पे ये है कि पैसा यदि जो है सो ज्यादा खर्च कर लिया है तो वो भी बोर्ड को बताएंगे। यदि ज्यादा खर्च कर लेते हैं तो उस पैसे में 3 साल में जो है सो उसको नेक्स्ट सक्सेसिव 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो है सो उसे
सेट ऑफ करोगे, वो भी चीज यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारा काम जो है किसका है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमिटी का काम दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो थी क्या है कि ऑडिट कमिटी के बारे में हमने देखा, और सॉरी कमिटी जो है उनके बारे में हमने देखा। तो इसके अलावा जो पहले भी मैंने कहा था कि कुछ कमिटी ऐसे हैं कि जो कि मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कई जगह पे बनाई जाती है, जो क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी कमिटी है, उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड गवर्नमेंट ऑडिट कमिटी है, इन्वेस्टमेंट कमिटी है एंड एथिक्स कमिटी है। तो इसके अलावा भी यदि चाहे तो और भी कमिटी जो है सो कंपनीज बना सकती है। वॉलंटरी के लिए जो है सो किसी भी तरह के, गवर्नमेंट में हर चीज की कंपनीज में हर चीज की कमिटी बनती है, जो डे टू डे वर्किंग होती है वो भी कमिटी बनती है। तो आपको उन कमिटीज के बारे में नहीं, लेकिन बेसिकली इस 4 कमिटी के बारे में जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसके बारे में आपके इन ब्रीफ डिटेल डिस्कशन किया। इन केस अगेन यू विल हैव एनी क्वेरी तो आप जरूर हमें संपर्क करें, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में लिखें, या हमारे ईमेल आईडी पे cc.pk@gmail.com पे, या तो जो है सो हमारे नंबर जो है 9720006036 पे आप कभी भी जो है सो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द कमिटी। तो टिल देन आई होप कि आपको जो है ये सारी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन थैंक यू।